आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। दोस्तों, इस इंटरव्यू के पिछले भाग में यानी भाग 1 में हमने जाना कि धनराज जी का जीवन शुरुआती दौर में बहुत कष्टदायी रहा है, कि किस प्रकार उनके पास उनकी हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। वह अपने दोस्तों से उधार मांगकर हॉकी खेला करते थे। फिर हमने जाना कि धनराज जी ने 16 वर्ष की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेला मणिपुर में, और फिर अपने उत्तम प्रदर्शन के कारण वह खेल में आगे बढ़ते ही चले गए। फिर अंत में हमने जाना कि धनराज जी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने हॉकी खेल के खेलने पर बड़ा गर्व है। पढ़ते हैं इस साक्षात्कार के आखिरी भाग को यानी भाग 2 को। जानेंगे कि विनीता पत्रकार जी ने आगे धनराज जी से क्या सवाल पूछे हैं। विनीता जी पूछती है आगे, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। वह पूछती है विनीता जी धनराज जी से कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज का अर्थ होता है जो चिड़चिड़ा हो, जो बात बात पर रूठ जाता हो। वह पूछती है कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं और आप कभी कभी तो आक्रामक यानी गुस्सैल भी हो जाते हैं। इस पर धनराज जी जवाब देते हैं और कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। वह कहते हैं कि मैं तुनक मिजाज इसलिए हूँ क्योंकि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने आप को हमेशा असुरक्षित ही महसूस किया है। वे आगे कहते हैं, मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। वे बताते हैं कि बचपन में उनकी माँ ने उन्हें कितने संघर्ष के साथ पाला और पालन पोषण उनका किया है। वे आगे कहते हैं, मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। वे बताते हैं कि मैं जो चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति हूँ उसके पीछे कई वजह हैं। आइए जाने क्या वजह हो सकती है। वे कहते हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। वे कहते हैं, मैं जो भी बात होती है मैं मुंह पर ही बोलता हूँ, मैं लाग लपेट वाला आदमी नहीं हूँ। वे कहते हैं आगे, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। वे कहते हैं, मैं स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट तरीके वाला आदमी हूँ। जो मेरे मुंह में आता है मैं तुरंत सीधे सीधे कह डालता हूँ और इसी कारण मुझे कई बार पछताना भी पड़ा है। वे कहते हैं, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। वे बताते हैं कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूँ। वे कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में किसी भी छोटी बड़ी चीज़ को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है और इसी कारण मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा और तुनक मिजाजी हो गया है। वे कहते हैं आगे, साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। वे अपने आप को भावुक भी बताते हैं। वे कहते हैं, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वे कहते हैं आगे कि मैं बहुत भावुक किस्म का इंसान हूँ। मुझे किसी की तकलीफ देखने में कोई आनंद नहीं आता और ना ही मैं किसी की तकलीफ देख सकता हूँ। वे आगे बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत इज्जत और कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यदि मैंने गलती की है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और इस पर मुझे शर्म महसूस नहीं होती। विनीता जी आगे पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? वह पूछती है कि आपके परिवार के लिए आप अपने परिवार के लिए क्या समझते हैं? आपकी नज़रों में आपका परिवार क्या है? इस पर धनराज जी जवाब देते हुए कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। वह बताते हैं कि जो मेरे लिए प्रेरणादायी है वह मेरी माँ है। उन्हें जिसने प्रेरणा दी है वह उनकी माँ ने उन्हें दी है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। वह बताती हैं कि उनकी माँ ने
उनके बहन भाइयों में और उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। वह आगे बताते हैं विनीता जी को कि मैं अपनी माँ के नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में किसी भी शहर में खेल खेलने जाऊँ हॉकी का, या विदेश में किसी भी देश में मैच खेलने जाऊँ, मैं रोज़ रात को अपनी माँ से बातें ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। वह कहते हैं आगे कि मेरी माँ ने मुझे अपनी पॉपुलैरिटी यानी अपनी ख्याति प्रसिद्धि को विनम्रता से यानी शालीनता के साथ संभालने की सीख उन्हें दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। वह बताते हैं कि मेरी माँ के बाद जो मेरी अन्य प्रेरणा स्रोत है, वह है मेरी भाभी, जिनका नाम है कविता। बताते हैं कि उन कविता भाभी से भी धनराज जी को बहुत प्रेरणा मिली है। विनीता जी अगला सवाल पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? यह कृत्रिम घास वह होती है, छोटी छोटी घास, जिस पर हॉकी खेला जाता है। घास लंबी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी होती है उस जगह पर। धनराज जी जवाब देते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकिम कारवाल्यो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। यहाँ विनीता जी का जवाब देते हुए धनराज जी कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो छोटी छोटी घासें खेलों में जब देखी, जब राष्ट्रीय खेल दिल्ली में हो रहे थे 1988 के अंदर। वे कहते हैं कि उन्हें याद है कि किस तरह सौम्य और जोकिम कार्वलोह ने उन्हें एक कोने में ले जाकर छोटी छोटी घासों पर खेलने के गुण बताए थे। वे आगे कहते हैं, और जब वे बताने में लगे हुए थे और मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। वे कहते हैं कि कृत्रिम घास को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं उसे बार बार छू रहा था और मैं ताज्जुब कर रहा था, और वह कह रहे थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह छोटी घास को भी उगा सकता है। फिर विनीता जी अगला सवाल पूछती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? वह धनराज जी से पूछती हैं कि आपके पास पहली कार कब आई, क्योंकि हर एक युवक का सपना होता है कि उसके पास उसकी खुद की कार हो। इस पर धनराज जी जवाब देते हैं, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। वह बताते हैं कि उनकी पहली कार कौन सी थी? अरमाडा। वह भी सेकंड हैंड कार थी, नई कार नहीं मिली थी। उन्हें वह कार किसी एम्प्लॉयर ने उन्हें दी थी। वह आगे कहते हैं, तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। वह कहते हैं कि मैं मशहूर खिलाड़ी होने के बावजूद मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। वह कह रहे हैं कि जब मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, उस वक्त भी मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत नहीं थी उनमें। टैक्सी में चढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे उतने। वह आगे कहते हैं, मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। वे आगे बताते हैं कि जब मैं रेल में सफ़र कर रहा था तो किसी फोटोग्राफर ने उनकी रेलवे स्टेशन पर भीड़ में उनकी फ़ोटो खींच ली थी, और अगले दिन उन्होंने अपनी तस्वीर अखबार में देखी जिस पर लिखा हुआ था कि हॉकी का सितारा धनराज पिल्ले अब भी अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। वे आगे बताते हैं, उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि उस दिन के बाद मैं अपने आप को मशहूर चेहरा अपने आप को मानने लग गया था,
और वह कहते हैं कि अब मैं मशहूर बन चुका हूँ, तो मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। वे आगे बताते हैं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। वह कहते हैं कि उस समय मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं टैक्सी में जा सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं टैक्सी का भाड़ा उठा सकूं। मेरे ऊपर परिवार का बोझ था और मैं अपने परिवार के पालन पोषण में ही सारा खर्च आमदनी का कर दिया करता था और लोकल ट्रेनों में ही सफ़र करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वे आगे बताते हैं, धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूर्ण पैसे भेजना शुरू किया। वे कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे अपनी आमदनी में से पैसा जमा किया और जमा करने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे में पैसा भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वह कहते हैं कि आज मेरे पास खुद की एक कार है जिसका नाम है फोर्ड आइकॉन। उन्होंने उस कार को 2000 में खरीदा था। उन्होंने उस कार को किसी तोहफे में नहीं लिया था, उन्होंने अपनी मेहनत से उस कार को खरीदा था। विनीता जी आगे सवाल पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? वह पूछती है कि सफलता आपके लिए क्या है? आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है? और वह पूछती है आगे कि हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको हॉकी से क्या मिला? धनराज जी जवाब देते हैं, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। वह आज की तुलना वर्तमान समय की तुलना के बारे में बता रहे हैं कि वर्तमान समय में जितना खिलाड़ियों को मिलता है, पहले ज़माने में हॉकी खिलाड़ियों को उतना धन नहीं मिलता था। और आगे कहते हैं, मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। वे अपनी जिम्मेदारी के बारे में बता रहे हैं कि जो उनका परिवार कितना संघर्ष कर रहा था उस समय। परिवार में आर्थिक तंगी चल रही थी, पैसों की तंगी चल रही थी। उस तंगी को दूर करना उनका सबसे पहला लक्ष्य था और वे बता रहे हैं कि उस तंगी को दूर करके अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना उनका सबसे पहली जिम्मेदारी भी रही। वे आगे बताते हैं, विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वह बता रहे हैं कि जब मैं विदेशों में जाकर खेला करता था और उससे जो मुझे आमदनी हुई, कमाई हुई, मैंने उस कमाई से सन 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड नामक जगह पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्होंने सबसे पहले फ्लैट कब खरीदा था? 1994 में। वह वह कौन सा फ्लैट था? 2 बेडरूम वाला। फिर आगे कहते हैं, घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वह बताते हैं कि 1994 में उन्होंने खुद का 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदा था। फिर उसके बाद उसके 5 साल बाद यानी 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा सरकार ने धनराज जी को पवई जगह में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर था जिसे खरीदने की हैसियत धनराज जी में कभी नहीं हो पाती। फिर वह विनीता जी आगे अगला सवाल पूछती है, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? वह कहती हैं कि महान व्यक्तियों के साथ एक ही मंच पर, एक ही स्टेज पर बैठना, उनसे बात करना आपके लिए कैसा अनुभव है? आपको कैसा लगता है उस समय? इस पर धनराज जी बताते हैं, बहुत अच्छा। यानी सेलिब्रिटीज के साथ उन्हें बैठना बहुत अच्छा लगता है। और वे आगे कहते हैं, जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। वे बताते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब हम भारत के राष्ट्रपति से मिले तब मुझे यह महसूस हुआ कि हम कितने खास व्यक्ति बन चुके हैं और ये खास व्यक्ति इसलिए ही बने हैं हॉकी हॉकी खेल के द्वारा, हॉकी को खेलकर ही,
इस हॉकी खेल के द्वारा ही आज हमें जगह जगह प्रतिष्ठा मिली है। प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान मिला है। तो दोस्तों, यह था साक्षात्कार धनराज पिल्ले जी का, जिसने इस साक्षात्कार में महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कई बातें हमें जानने को मिली है, जो शायद कहीं और जगह से जानने को ना मिलती। पत्रकार विनीता जी के माध्यम से हमने धनराज जी के संघर्षशील जीवन को जाना कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तभी वह आम हॉकी खिलाड़ी से महान ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी बने हैं। साक्षात्कार बड़ा रोचक था और सरल था। धनराज जी का जीवन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है इस साक्षात्कार के जरिए। तो दोस्तों, यह था साक्षात्कार। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज अर्थात चिड़चिड़ा हो गया। धनराज जी, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।